अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंटलाइन फोकस में खुशामदीद। मैं हूँ अंजला ज़िशान। नाज़रीन, बहुत सारे हल्के हैं जो ये आवाज़ें बुलंद करें कि पाक भारत कशीदगी जो है वो अब थम चुकी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये स्टेटमेंट दोबारा सामने आई है कि ख़तरा अभी टला नहीं है। और आज वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और DG ISPR अहम ब्रीफिंग भी देने जा रहे हैं, और उसमें क्या निकात शामिल होंगे कुछ देर बाद वो भी हमारे सामने आएगा। इसके साथ साथ आलमी दुनिया की जानिब से बार बार ये पेशकश की जा रही है कि सालिसी का किरदार अदा करने के लिए हम तैयार हैं, और हमने देखा कि सारे मामले में जो अब तक खामोश शख्सियत थी, नवाज़ शरीफ साहब, वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुँचे और नवाज़ शरीफ को तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया और उन्हें एतमाद में लिया गया पाकिस्तान की जानिब से जो भी अब तक सफारती सतह पर इक़दाम उठाए गए हैं। गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज़िश अली हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है आपको, क्या जंग के बादल मुकम्मल तौर पर छट चुके हैं, या जैसे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ख़तरा अभी टला नहीं है, तो क्या ख़तरा अभी बरकरार आपको लगता है कि है अभी? देखिए, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया इस इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए। और इसमें यह है कि एक मेरे पास तो वही इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया से और TV चैनल से और अखबारों से और उससे आती हैं, तो उसके मुताबिक जो है तो ये लगता है कि इंडिया जो है अभी तक वो इस स्टेज पे है कि वो पाकिस्तान को उसको कहते हैं कॉलिंग द ब्लफ। ऑल्दो ये एक न्यूक्लियर स्ट्रेटजी की टर्म है, लेकिन मैं उस सेंस में यूज़ नहीं कर रहा। तो वो इंडिया हमारा ना ब्लफ कॉल कर रहा है, वो टेस्ट करना चाहता है कि हम कितने पानी में हैं, आम सादा ज़बान में। तो लेकिन ये है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या मोबिलाइजेशन है, किस स्टेज पे हैं और दोनों साइड्स। और ये बड़ा इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर की प्रिपरेशन है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोगों के, इट इज़ 2+2 4। ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है, ये ऐसे आम सब्जेक्ट्स नहीं है जिस तरह ये बैठ के लोग हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, भारत को तो यही लगता है, भारत को यही लगता है कि कॉमन सब्जेक्ट है और इसे किसी भी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। हमने देखा कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तौर पर मामले में पेश आ रहे हैं। देखें कभी नहीं, देखें मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छा। वो भी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, हम भी प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल आर्मीज हैं दोनों साइड सी। तो किसी को बिलिटल नहीं करना चाहिए, किसी को जलील नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो ठीक ठाक प्रोफेशनल किस्म की आर्म फोर्सेस हैं, और हम भी उसी तरह उनसे बेहतर प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि गिवन टू द मिलिट्री बैलेंस का मतलब है कि दोनों साइडों पे जो आर्म फोर्सेस हैं उसके मुताबिक जो है कोई इंडिया को कोई एडवांटेज ऐसा है कि इंडिया को नज़र आता हो कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पे अटैक कर देगा। वार के मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं, ऑल आउट वार होती है, लिमिटेड वार होती है, फिर कश्मीर स्पेसिफिक वार होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए किसी भी सिनेरियो में इंडिया को कोई एडवांटेज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली उसकी वजह है कि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करते हैं वो ऑफेंसिव है, और ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में हमारी डिफेंसिव है। तो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में आपको 3:1 की रेशो चाहिए हर चीज़ में, एयरक्राफ्ट्स में, नेवी में, और इवन टैंकों में, तोपखाने में, इन पैदल फौज में। तो इस सारी सूरत हाल में ब्रिगेडियर साहब, भारत हमसे बेहतर तो दूर की बात, हमारी जो मयार है उसको मैच भी नहीं करता। मुझे लगता है अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी इमरान नहीं, आप जो है ना, आपकी एज का ये तकाजा है कि आप इसी तरह ही नारे लगाती रहें, एंड आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कि वक्त का भी तकाजा है? एज का तकाजा तो है ही, वक्त का भी तो तकाजा है। वक्त का भी तकाजा है, बिल्कुल, आप लोग जाएं। और लेकिन मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हूँ। ये जोश जज्बे वाले, अभी मैं सुन रहा था, एक आपके पास कोई एक मौलाना साहब लगे हुए थे। ये जब कारगिल 99 हुआ था, शायद आप उस वक्त ना हो, तो उसमें एक स्टांस था कि जी हमारे जो है ना ये मुजाहिदीन हैं। तो कुछ मुजाहिदीन जो हैं वो एक बटालियन हेडक्वार्टर है गुलतरी, मैं ओपनली कह रहा हूँ, वहाँ पे आए और वहाँ पे आके उन्होंने 1-2 नमाजें पढ़ी। और उसके बाद जब आर्टिलरी शेलिंग शुरू हुई इंडिया की, तो उन मुजाहिदीन का पता ही नहीं चला था, उनमें से कोई स्कर्दू में मिला था और कोई गिलगित में मिला था। ठीक है, तो इसलिए कौम को, इसको कहते हैं वार मॉन्गरिंग।
जो और मोदी ये वॉर मॉन्गरिंग का काम करता है। वॉर मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए, कौम को एस्केलेट नहीं करना चाहिए कि तुम हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार हो। मैं आपको बता रहा हूँ, साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी 48 और स्पेशली 71 में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब बांग्लादेश में 3000 कैजुअल्टीज हुई थी तो उस वक्त इसमें पाकिस्तान में जुलूस निकलने शुरू हो गए, कहते कि वार बंद करें। ठीक है इमरान साहब, ये नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मुकम्मल कीजिए, आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुने, आप सुने, लेट मी फिनिश और फिर आप बात करें। ओके कंप्लीट कीजिए। ये मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि एज ए प्रोफेशनल इंडिया को वॉर में कोई एडवांटेज नहीं है एज फार एज मिलिट्री बैलेंस और खैर उनको यस वॉर के उनके इकोनॉमी स्ट्रांग है हमारे से, और हमारी इकोनॉमी जो है मेजर इशू जो है पाकिस्तान का वो इकोनॉमी है। बिल्कुल ठीक है, बाकी जो है मिलिट्री बैलेंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इमरान याकूब साहब, आपको लगता है, आप ब्रिगेडियर साहब से इत्तेफाक करते हैं, उनका ये मानना है कि ब्लफ गेम की तरफ भारत जा रहा है, तो अभी सिर्फ भारत के पास ये सिचुएशन है कि वो ब्लफ गेम कर रहा है या हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, या हमें अमलन भी उस पर मोहतात रहना है और अमली कार्रवाई हमारी तरफ से भी अब उतनी ज़रूरी हो चुकी है जितनी इंडिया की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश है उनसला के ब्रिगेडियर साहब जो कुछ कह रहे थे उनका अपना एक तजर्बा है, अपनी एक सोच है, आप किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। और वैसे भी हम तो इज़हार राय की जो आज़ादी है उसके बड़े कायल हैं। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मैं ये समझता हूँ कि विद ड्यू अपॉलॉजी ब्रिगेडियर साहब जो कुछ कह रहे हैं किसी हद तक तो उनसे मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन बहुत सारी बातों से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। इंडिया जो है उस पर बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि कोई भी हो, इंडिया हो या कोई भी, आपको एग्जैजरेशन से काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आपका मुकाबला एक ऐसी कुव्वत से हो जो कि साबित हो कि वो फाशिस्ट है, जब आरएसएस की पॉलिसीज़ आपके सामने हैं, जब कई दहाइयों से हिंदुत्व के फ़रोग के लिए वो अक़लियतों पर मुज़ालिम करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किस तरह से कश्मीर में कोई ऐसा तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती जो कश्मीर में वो बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह से आप दूसरे भी उनकी रियासतों में देखें वो क्या मुजालिम डाले हैं। इस ऐसे दुश्मन से किसी भी काम की तवक्को करना, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो आप देखें इंडियन मीडिया पे बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी अगरचे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हो गया, लेकिन अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा हमें हिफ्ज़-ए-बात कदम के तौर पे अपने तौर पे बिल्कुल ना सिर्फ तैयार रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमत ने और सुपह सलार ने जिस अंदाज में भारत को जवाब दिया है और जिस अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया जो है अभी तक किसी तरह की शरारत से बाज है। अगर उसको उसी तरह से जवाब ना मिलता तो शायद अब तक वो कुछ ना कुछ कर गया होता। कुछ लोग इसमें यह भी तोजी पेश करते हैं कि क्योंकि वहाँ IPL हो रहा है, जब IPL ख़त्म हो जाएगा, गैर मुल्की प्लेयर चले जाएंगे, फिर वो करेगा। देखिए, जंगों में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं देखी जाती। लिहाजा मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का मोराल जो है वो बहुत इस वक्त हाई है। अफवाज पाकिस्तान, आप अपने पिछले 2 साल 3 साल देखें ना, अफवाज हमारी जो फ़ौज है वो तो गुरिल्ला वार का कितनी दहाइयों से शिकार है। दुनिया में इसके लिए ये बेस्ट फौज मानी जाती है कि ये तो हालत जंग में है, हमने कितनी जानों की कुर्बानियां दी हैं और मुसलसल हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इमरान साहब, एक एंगल ये भी है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जब तक बिहार के इलेक्शंस नहीं हो जाते ये सनसनी सरहदों पर बरकरार रहेगी, भारतीय मीडिया में बौखलाहट रहेगी। आपको लगता है कि जब तक बिहार के इलेक्शंस नहीं हो जाते ये ऐसी मामला रहेगा और उसके बाद ये वैसे ही मामला बैठ जाएगा जैसे बाकी मामला हमने बैठते हुए? देखिए, बिहार के जो इलेक्शन हैं वो भी एक इसकी बुनियादी वजह है। और आप अगर मोदी की हिस्ट्री देखें तो जब कभी भी किसी रियासत में इलेक्शंस होते हैं तो वो इसी तरह का कोई ना कोई मुद्दा उठा लेते हैं, मुद्दा खड़ा कर लेते हैं। तो बिल्कुल एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उन लोगों की सोच के साथ ज़्यादा मुत्तफिक हूँ जो ये अब समझते हैं कि गुज़रते दिन के साथ साथ बादल छटते जा रहे हैं जंग के। देखिए, अब तो फ्रांसीसी मीडिया जो है उसने भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने वाज़े कर दी हैं और पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। स्विट्ज़रलैंड का मौक़िफ़ देख लें, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जी आए हम
तहकीकात के लिए पेशकश उन्होंने कर दी है। फिर उसके अलावा रूस, चीन सब इस दफ़ा यहाँ पे कम से कम ये ज़रूर है कि मैं पाकिस्तानी हुकूमत को भी ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा कि सफारती महाज पे इस दफ़ा बहुत अरसे के बाद एक अच्छे तरीके से अपना केस पेश किया गया और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया हर प्लेटफॉर्म पर, ना सिर्फ सफारती पर बल्कि आलमी सतह पर भी हम दुनिया को ये मनवाने पर, यह कायल करने में कामयाब रहे हैं कि भारत हमेशा से ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।